गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे लेज़र यूनिट 5 जिसका नाम है एप्लीकेशन एंड हजार्ड्स एंड सेफ्टी कंसिडरेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक लेज़र हमारे लिए यूज़फुल होती है, कैसे वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो उसका सबसे पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लेज़र ऑन बायोलॉजिकल टिश्यूज़। सो इसमें बताया गया है कि कैसे लेज़र ने कैसे लेज़र के आने के बाद हमारे मेडिकल उसमें फील्ड में कैसे बदलाव हुए हैं और कैसे लेज़र हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लाई है और किस चीज़ में लेज़र कैसे यूज़ होती है। ठीक है, तो हम लेज़र की यूटिलिटी का कैसे पता लगा सकते हैं? हम उसकी हर लेज़र की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सी लेज़र किस जगह पर सही तरीके से काम आ सकती है। जिस टाइप से कोई भी वेवलेंथ किसी भी बायोलॉजिकल क्रोमोसोम्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के साथ जैसा बिहेव करेगी उस हिसाब से उसे चूज करा जाएगा। यहाँ पे आपके बायोलॉजिकल क्रोमोसोम्स मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, जैसे कि वाटर हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया एंड मेलेनिन हो गया। जिस हिसाब से जिस तरीके से वे एब्जॉर्व करेंगे उस लाइट एनर्जी को, उस तरीके से हम बताएंगे कि कौन सी लेज़र किस चीज़ में कैसे काम आ सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ लेजर ऑन बायोलॉजिकल टिश्यूज, कि क्या इफेक्ट है लेजर का बायोलॉजिकल टिश्यूज पे। तो ये कैसे बताया गया है? जिस तरीके से लेजर जब किसी भी उसको हिट करती है, किसी भी टिश्यू को हिट करती है, तो या तो एनर्जी जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, या तो फिर वो स्कैटर हो जाती है, या फिर वो ट्रांसमिट हो जाती है ना, या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें बताएगी कि कैसे काम करेगी लेज़र, वो हमें बताएगी एब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब कि इन सब में से सिर्फ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को बायोलॉजिकल बदलाव लाती है, यानी कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब ही हमारे उसमें कुछ बायोलॉजिकल बदलाव आएंगे। ठीक है, फिर इसकी फर्दर आगे कैटेगरी बांटा गई है फोटोथर्मल इफेक्ट। फोटोथर्मल इफेक्ट क्या होता है? ये हीट बेस्ड इफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि टिश्यूज जो हैं वो फोटो एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और उसको हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हीट मोस्टली कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होती है, जैसे ब्लड का फ्लो बढ़ जाए, है ना, जैसे ट्यूमर्स होते हैं उसको हम अगर थोड़ा हीट प्रोवाइड करवाई जाए तो काफ़ी हद तक हम उसे खून के अंदर ही पिघला के या फिर कुछ भी करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी हीट बेस्ड होता है बेसिकली, इसमें हम हीट की हेल्प से चीज़ों को ठीक करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है फोटो केमिकल इफेक्ट। ये केमिकल बेस्ड होता है, मतलब पहले हीट चेंज से ट्रीटमेंट हो रहा था, यहाँ अब केमिकल चेंज से होगा। फॉर एग्जांपल पीडीटी, इसका फर्दर एग्जांपल दिया गया है पीडीटी। पीडीटी में क्या होता है? पीडीटी में पेशेंट्स को फोटोसेंसिटाइजर ड्रग दिया जाता है जो कि कैंसर सेल्स के साथ कंसंट्रेट करता है, और जब उसकी वजह से एक केमिकल चेंज आता है, मतलब कि उस पर लेज़र हिट करी जाती है एंड देन उसमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लेज़र हिट करी जाती है, और फिर उसमें कुछ टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से जो ट्यूमर होता है वो ख़त्म हो जाता है, किल हो जाता है ट्यूमर विदाउट एनी हीटिंग। मतलब किसी हीट की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारा केमिकल चेंज की वजह से चीज़ें ठीक हो गई। फिर इसमें आगे एक और एग्जाम्पल दिया गया है LLT, लो लेवल लेज़र थेरेपी। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी कोई चोट है, कोई वूंड है, उसको ठीक करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए हम लेज़र का यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लो लेवल लेज़र थेरेपी। ठीक, फिर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक फोटो मैकेनिकल या फिर फोटो क्योस्टिक इफेक्ट। ये मैकेनिकल बेस्ड इफेक्ट होता है। इसमें हम काफ़ी छोटी एक्सट्रीमली शॉर्ट और हाई एनर्जी पल्सेस, मतलब कि एनर्जी हाई होगी उन पल्सेस की, लेकिन वे बहुत छोटी 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 पार्ट्स में वो दी जाएंगी और उससे हमारा ट्रीटमेंट करा जाएगा। फिर उसके बाद है फोटोब्लेशन मॉलिक्यूलर बेस्ड। इसमें हम हाई एनर्जी यूवी लेज़र, जिसको हम एक्साइमर भी बोल सकते हैं, एक्साइमर हाई एनर्जी यूवी लेज़र होती है, तो उसका यूज़ करते हैं और कुछ मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को हम तोड़ते हैं टिश्यूज़ की विदाउट जनरेटिंग हीट, मतलब कि इसमें कोई हीट भी जनरेट नहीं होगी, आपके मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड भी टूट जाएगी और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका है लेजिक।
लेजिक में क्या होता है कि हम रीशेप करते हैं आँख के अंदर जो कॉर्निया होता है उसको, और उसमें अगर आप की बर्निंग होगी आँख में तो दैट कैन बी डेंजरस। सो इसलिए हम हाई लेवल यूवी लेज़र का यूज़ करके हम रीशेप कर सकते हैं कॉर्निया को विदाउट एनी बर्निंग, विदाउट एनी हीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेजर मेडिकल एंड सर्जिकल एप्लीकेशंस। इसके काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि ऑप्थेमोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद डर्मेटोलॉजी हो गया, देन उसके बाद जनरल सर्जरी हो गया, देन उसके बाद यूरोलॉजी हो गया, एंड ऑन्कोलॉजी है, डेंटिस्ट्री है। ये सब क्या है, इसके पार्ट्स है मेजर मेडिकल एंड सर्जिकल एप्लीकेशन के। तो ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है, इसमें आप विजन करेक्ट करा जाता है। इसको मैं फर्दर डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है इस चैप्टर में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ऑप्थेमोलॉजी में क्या होता है कि इसमें हम विजन को करेक्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं रेटिनल टीयर्स को, ट्रीटिंग ग्लूकोमा को भी ट्रीट करते हैं। और इसमें जो आपकी लेज़र्स यूज़ होती है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई हाईलाइटर। इसमें आपकी जो लेज़र्स यूज़ होती हैं एक्साइमर और आर्गन लेज़र यूज़ होती है ऑप्थेमोलॉजी के लिए, और डर्मेटोलॉजी के लिए CO2 या फिर पल्स्ड लेज़र यूज़ होती है। जनरल सर्जरी के लिए हमारी CO2 या फिर ND याग लेज़र यूज़ होती है। डर्मेटोलॉजी में आपको पता ही होगा कि टैटूज़ रिमूव करते हैं, बर्थ मार्क्स रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा हेयर मतलब आपको हेयर रिमूव करवाना है तो वो अंडर डर्मेटोलॉजी आता है। स्किन रिलेटेड कोई इशू है वो डर्मेटोलॉजी के अंदर आता है। तो वो सब चीज़ें डर्मेटोलॉजी में ठीक करी जाती है थ्रू लेज़र। ठीक, फिर जनरल सर्जरी में वही आपकी कोई प्रिसाइज कटिंग है या फिर आपका कोई ट्यूमर ठीक करना है या फिर कुछ भी ठीक करना है, आपका वाउंड भी ठीक करना है, आपको उसको हील करना है, जल्दी से उसको ठीक करना है, तो वो सब आता है आपका जनरल सर्जरी में। फिर उसके बाद है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी में आपका फ्रेगमेंटिंग होती है किडनी या फिर ब्लैडर स्टोन्स में। ठीक है, उस वो यूरोलॉजी के अंदर आता है। और यूरोलॉजी में हम करते हैं होल्मियम या फिर होल्मियम याग का यूज़। इसमें सिर्फ एक ही लेज़र है, होल्मियम याग को के थ्रू ही हम यूरोलॉजी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर है ऑन्कोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, फोटोडायनेमिक थेरेपी फॉर स्किन, लंग्स और एसोफेगल कैंसर्स। इसमें हम एसोफेगल कैंसर को ट्रीट करते हैं, थेरेपी फॉर स्किन करते हैं और लंग्स को ट्रीट करते हैं थ्रू विच लेज़र, डायोड लेज़र। ओके, फिर आता है हमारा डेंटिस्ट्री। इसमें जैसे कोई खराब आपका टूथ है, आपका कोई टूथ खराब है, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री में आप जानते ही हैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे गम काउंटरिंग हो गया, रूट कैनल्स हो गया, पेनलेस कैविटी प्रिपरेशन। ये एक लेज़र की एडवांटेज भी है कि ये काफ़ी जो हमारे पहले तरीके यूज़ होते थे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उससे काफ़ी हद तक लेस पेनफुल होती है अगर हम किसी लेज़र के थ्रू कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, और डेंटिस्ट्री में कौन सी लेज़र यूज़ होती है, एर्बियम याग ये लेज़र यूज़ होती है। आप थोड़ा थोड़ा भी इसमें सब में आपको अगर पता होगा लिख के आएंगे तो 7 मार्क्स तक का तो आप काफ़ी हद तक लिख सकते हैं, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस। ओके, हियर इट इज। सो एडवांटेजेस क्या होती है कि एडवांटेजेस, सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि आप, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक सिंगल सेल पे आप लेज़र से परफॉर्म करवा सकते हैं। आप सिंगल सेल पे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत प्रिसाइज होती है, ये मैंने बताया था शुरुआत में ही। और अब पहले क्या होता था कि मतलब अगर आप किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, अगर आप पहले तरीकों पे जाएं तो वो आसपास की चीज़ों को पे भी इफेक्ट डालता था, लेकिन लेज़र में ऐसा नहीं है। ये बहुत ही प्रिसाइज होता है, कंट्रोल्ड होता है। तो दैट्स वाई अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल सेल पे ऑपरेशन परफॉर्म हो तो वो सिर्फ एक सिंगल सेल पे ही भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, सील्स ब्लड वेसल एज इट कट्स, तुरंत ही सील कर देता है, जैसे ही कट लगाती है लेज़र वैसे ही उसको सील भी कर देती है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, मिनिमाइजिंग ब्लड लॉस, हमारा जो ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और रिस्क भी कम होता है। फिर है हमारा द हाई हीट किल्स बैक्टीरिया। एज वी नो कि जब लेज़र हाई
थोड़ी सी उसमें हीट होती ही होती है लेज़र में, तो अगर हीट होगी तो आपके बैक्टीरिया भी किल्स हो सकते हैं, तो इट आल्सो किल्स बैक्टीरिया इन और रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। अगर बैक्टीरिया किल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फेक्शन का रिस्क, जो इन्फेक्शन जैसे कि किसी भी सर्जरी के बाद आपका इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। एज यू ऑल नो कि इन्फेक्शन बन सकता है कि अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन भी बन सकता है आगे, तो वो उस चीज़ से भी लेज़र हमें बचाती है। लेस स्वेलिंग एंड ट्रोमा टू सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज, वही बात की कम पेन होगा, स्वेलिंग कम होगी, और जो आपके आसपास के टिश्यूज होंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट एडवांटेज थी कि सिंगल सेल पे परफॉर्म हो ऑपरेशन, तो सिंगल सेल पे ही होगा, आपके आसपास के किसी भी टिश्यूज पे, किसी भी सेल पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। ठीक है, फिर इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस भी है। सेफ्टी हजार्ड्स, वही कि अगर आपने अच्छे से नहीं करा लेज़र का यूज़, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है कि मतलब अगर गलती से हाथ हिल जाए तो मतलब एक्सीडेंटल बर्न्स और आई डैमेज, मतलब कहीं और लेज़र लग जाए, उससे बर्न हो जाए कोई स्किन है ना, आई डैमेज हो जाए, तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है लेज़र यूज़ करते वक्त। इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है और एक्सपेंसिव होती है। ये जो लेज़र से जो हम लेज़र के थ्रू करते हैं ऑपरेशंस, ये हमारे सिंपल नॉर्मल ऑपरेशन से कहीं ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, फिर आता है सर्जिकल प्लूम, मतलब कि जैसे थोड़ी सी इससे वेपराइज टिश्यू जो होते हैं ना वो स्मोक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि वायरल पार्टिकल्स भी होल्ड कर सकता है, मतलब कि जैसे आप किसी चीज़ पे कर रहे हैं आप ऑपरेशन परफॉर्म, तो वो थोड़ा धुआं निकलेगा और उस धुएं के अंदर आपके वायरल पार्टिकल्स होंगे, तो इस चीज़ को, या फिर उसमें केमिकल होगा, वायरल पार्टिकल्स होंगे, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको तुरंत के तुरंत उसे वैक्यूम आउट करना पड़ेगा, आपको उसको वैक्यूम करना पड़ेगा, आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, वरना दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू। ओके, उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ लेज़र ऑन डायग्नोस्टिक ऑफ डिजीज। इसमें बताया गया है कि कैसे लेज़र के आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं और हम उसकी मदद से कोई भी डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, यानी कि डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन। हियर इट इज डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि हमें पता है कि लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, तो उसी चीज़ की हेल्प से हमें डिजीज़ को पता चल जाता है, हमें डिजीज़ का पता चल जाता है कि क्या डिजीज़ है, उसकी मोनोक्रोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ठीक है, इसी का एक पार्ट है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोलॉजी। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है, इसको हम ऑप्टिकल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इसकी मदद से लेज़र एक इमेज बना देती है, टिश्यूज़ की इमेज मिल जाती है हमें, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेट है, तो इसको हम ऑप्टिकल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। OCT को हम ऑप्टिकल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। आई रिपीट इट, ओके। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग ग्लूकोमा। हम ग्लूकोमा का पता लगाने के लिए एक बिल्कुल एज इट सेड गोल्ड स्टैंडर्ड है, एंड मॉलिक्यूलर डिजनरेशन बाय अलाउइंग डॉट टू सी इंडिविजुअल लेयर्स ऑफ रेटिना। इसकी हेल्प से आप रेटिना की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का भी पता लगा सकते हैं। ओके, देन हमारा है लेज़र इंड्यूस्ड फ्लोरोसेंस, LIF। जब कोई लेज़र किसी भी इन्फेक्टेड सेल से हिट करती है तो वो अलग तरीके से ग्लो करती है इन कंपैरिजन विद हेल्दी सेल्स। ओके, मतलब कि अगर कोई भी लेज़र है तो वो अलग टाइप से ग्लो करेगी। जैसे मैंने बताया था, अगर इन्फेक्टेड लेयर है, कोई भी लेयर है, कोई भी टिश्यू है इन्फेक्टेड, तो वो डिफरेंट ग्लो करेगा इन कंपैरिजन विद हेल्दी टिश्यू। हेल्दी टिश्यू अलग टाइप से ग्लो करते हैं लेज़र के अंदर, और इन्फेक्टेड और वायरस टिश्यू अलग टाइप से ग्लो करते हैं लेज़र के अंदर। फिर है हमारा लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम रमन और LIS-BS भी बोल सकते हैं। इसमें लेज़र केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करती है कि कैसे लाइट स्कैटर करती है सरफेस के ऊपर। ठीक, इसमें मतलब जिस टाइप से आपकी लाइट स्कैटर करेगी किसी भी टिश्यू के ऊपर, उसी तरीके से हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है।
और ये एक टाइनी प्लाज्मा बना देती है सरफेस पर, जिसकी थ्रू हमें पता चलता है। ठीक, फिर है इसके बाद लेज़र स्पेकल कंट्रास्ट इमेजिंग LSI, मतलब कि ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है रियल टाइम में, उसको हम बताते हैं इसके अंदर। LSI के अंदर हम हेल्थ ऑफ स्किन ग्राफ्ट करते हैं, मतलब कि आपका ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है उसको हम मॉनिटर करते हैं LSI के अंदर। देन फर्दर है इसकी सर्जिकल एप्लीकेशन ट्रीटमेंट्स। इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं कि सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या है इसकी। इन सर्जरी लेजर एक्ट एज लाइट स्कैल्पल्स दैट कैन कट टिश्यू वेट सेमेट सीलिंग ब्लड वेसल विच रिड्यूसेस ब्लीडिंग एंड रिकवर टाइम। इसमें क्या बताया गया है कि जब हम लेजर से किसी भी चीज़ को कट करते हैं तो साथ के साथ उस चीज़ को सील भी करती देती है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि साथ साथ में कट हो रहा है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है और सील भी हो रही है, ठीक भी हो रही है। तो इसकी वजह से तुरंत के तुरंत ट्रीटमेंट मिलने की वजह से ब्लड लॉस और रिकवरी टाइम हमारा बहुत बढ़ जाता है, मतलब ब्लड लॉस जो है वो कम हो जाता है और रिकवरी टाइम हमारा बढ़ जाता है। दैट कैन बी रियली रियली बेनिफिशियल। ठीक है, फिर फर्दर मैंने लेज़र टाइप दिए हैं, देन उसी के साथ उसकी वेवलेंथ दी गई है और उसका क्या प्राइमरी मेडिकल यूज़ है वो भी बताया गया है। तो पहला है हमारा CO2 लेज़र। CO2 लेज़र की नैनोमीटर में आपकी वेवलेंथ बताई जाती है। इसमें क्या होता है, इसकी हेल्प से हम कट कर सकते हैं और वेपोराइजिंग सॉफ्ट टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको कट और वेपोराइज कर सकते हैं। Nd:YAG, इसको भी नैनोमीटर में काउंट कर, मतलब नापा जाता है वेवलेंथ को। इसको हम डीप ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको खत्म बंद करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और वेरिकोज वीन्स को भी ठीक करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर है हमारा आर्गन लेज़र। ठीक है, इसको भी NM से ही वो करते हैं। इसमें ऑप्थेमोलॉजी आता है एंड डर्मेटोलॉजी आता है। ऑप्थेमोलॉजी में होता है हमारा रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि हम आँखों का ऑपरेशन जो जैसे हम बोल सकते हैं वो है ऑप्थेल्मोलॉजी। इसमें हम आँखों को ट्रीट करते हैं, आँखों के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो वो आता है आपका अंडर ऑप्थेल्मोलॉजी। फिर आता है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी स्किन रिलेटेड इशू होते हैं और स्किन रिलेटेड इशू को जब हम लेज़र से ठीक करते हैं तो दैट कम अंडर डर्मेटोलॉजी। ये हम किस लेज़र के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, आर्गन लेज़र। देन हमारा एक्साइमर लेज़र, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसमें लेजिक परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक UV रेज वाली लेज़र होती है। ठीक है, इसमें हम लेजिक आई सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि रीशेपिंग ऑफ कॉर्निया। हम आंखों के अंदर जो कॉर्निया होता है हम उसको दोबारा से रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में कि ट्रेडिशनल सर्जरी और लेज़र सर्जरी में आप अंतर बताइए। तो हमारा लेज़र सर्जरी में जो होता है वो प्रिसीजन होता है, कि जैसे मैंने बताया कि सिंगल सेल के ऊपर भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और लिमिटेड बाय मैनुअल डेक्स्ट्री। तो यानी कि आप प्रिसीजन होता है, आपको लेज़र में आपको प्रिसीजन मिलता है जो कि आप एक ट्रेडिशनल सर्जरी में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लड लॉस के जैसे कि हमने बताया था कि क्योटराइज कर देती है, यानी कि लेज़र साथ के साथ अगर कोई कट लगता है तो उसको साथ के साथ सील भी कर देती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है एंड दैट कैन बी रियली बेनिफिशियल। इन्फेक्शन रिस्क, हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें हाई हीट ऑफ लेज़र बीम होती है तो नेचुरली ये स्टेरिलाइज द सर्जिकल साइट, यानी कि अगर कोई कोई इन्फेक्शन आपका, कोई भी बैक्टीरिया आपका कोई पनपेगा भी या फिर कुछ होगा तो वो आपका उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई से और अच्छे से काम करेगी। तो यही छोटे छोटे आप कंपैरिजन लिख सकते हैं 2 मार्क्स में। देन हियर इट कम्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ रियली अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, आई एम सॉरी, डेंटिस्ट्री। ठीक है, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट, मैं इसमें लिख भी देती हूँ, राइट, इम्पॉर्टेंट। ओके, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट इट कैन हेल्प यू रिमेंबर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है?
इसमें देखिए, तो इसमें हमें पता चलेगा कि कैसे जो लेज़र होती है कैसे मेडिकल उसमें यूज़ करी जाती है, कैसे अलग अलग इसके फ़ायदे होते हैं, कैसे ये हमें एक्सट्रीम प्रिसीजन प्रोवाइड करती है और हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को डैमेज होने से का जो उनका वो है कि मतलब वे डैमेज नहीं हो पाते, उसको मिनिमाइज़ करती है। हमारे हेल्दी टिश्यूज़ पे जो अगर डैमेज होता है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती है। उस पर आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं उन पर कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, तो इसी टाइप से इस चीज़ को बताते हुए कि कैसे कैसे हेल्पफुल होती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हमारी लेज़र, ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स इसके डिवाइड किए गए हैं और उनकी जनरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताई गई हैं। ठीक है, आपका आता है सबसे पहले ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी में जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अबाउट आई केयर। तो सबसे पहले इसमें आप सारा एक साथ भी लिख सकते हैं, अगर आप या आप मेरे को सुनेंगे भी तो आपको काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी और आपको अगर उसको एक साथ लिख देंगे दैट कैन बी बेनिफिशियल एंड यू कैन गेन मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले है आपका विजन करेक्शन। इसमें आता है लेजिक एंड पीआर के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है लेजिक क्या होता है, रीशेपिंग द कॉर्निया। मतलब अगर किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को कुछ ब्लाइंडनेस होती है, तो हम उस चीज़ को का बहुत हद तक या फिर पूरा ही ठीक कर सकते हैं। विजन करेक्शन आता है इसके अंदर, मतलब कि आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप कॉर्निया को रीशेप कर सकते हैं, किसी को दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, आप उसको ठीक कर सकते हैं। दैट ऑल कम अंडर ऑप्थेल्मोलॉजी। फिर है रेटिनल रिपेयर, यानी कि कभी कभी अगर किसी को डायबिटीज़ है यानी कि शुगर है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसकी आंखों पर काफ़ी फर्क पड़ता है, अगर किसी को पता हो तो। ओके, सो इसमें कभी कभी हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है कि मतलब उसमें लीक हो सकता है, ब्लड लीक हो सकता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लेज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो लेज़र क्या करती है, वेल्डिंग कर देती है, हम इसको सिंपल भाषा में हम वेल्डिंग बोल सकते हैं, जैसे कि किसी दो मेटल्स की वेल्डिंग होती है, दैट्स ऑल्सो वी कैन से। तो इसमें ब्लड वेसल्स की वेल्डिंग होती है और इसकी हेल्प से, लेज़र की हेल्प से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा ज़्यादा कुछ नहीं, टेनी ड्रेन्स क्रिएट करता है, और अगर आंखों के अंदर जो इंटरनल आई प्रेशर होता है, लोअर इंटरनल आई प्रेशर, उसको ठीक करने के लिए होता है ग्लूकोमा। ठीक है, कैटरेक्ट्स, यानी कि हम इसमें क्लाउडी लेंसेज को रिमूव करते हैं, इसमें लिखा भी है रिमूवल ऑफ क्लाउडी लेंसेज। आई एम सॉरी इट डिडंट वर्क। ओके, ओके, कैटरेक्ट्स क्या होता है, इसमें हम क्लाउडी लेंसेज को रिमूव करते हैं। फिर आता है हमारा जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में वही ट्यूमर रिमूवल, लिथोट्रिप्सी, एंडोस्कोपी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ट्यूमर रिमूवल में पहली बात तो ट्यूमर रिमूवल जो होता है ना, वो स्पेशली ब्रेन, लीवर और लंग्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, तो वेपोराइज कर देते हैं ट्यूमर को, यानी कि हवा में ही वेपोराइज कर देना, वेपोराइजेशन आपको पता ही होगा कि जब कोई पानी होता है और उस पर हीट डाली जाती है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि लेज़र की हेल्प से या तो आप उस ट्यूमर को वेपोराइज कर देते हैं या फिर आप उसको वहाँ से कट लगाकर उस ट्यूमर को आप बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, जैसे कोई किडनी स्टोन है, तो आपको पता भी होगा कि छोटे छोटे किडनी स्टोन्स तो नेचुरली अपने आप निकल सकते हैं, अगर आप ठीक टाइप से खाना पीना ठीक रखें, मतलब पानी ज़्यादा पिए, आप डॉक्टर्स बताते पिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके ठीक करने के विदाउट एनी ऑपरेशन। तो लेज़र की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम किडनी स्टोन को स्कैटर कर सकते हैं, शैटर कर सकते हैं, यूजिंग लेजर एनर्जी टू शैटर किडनी स्टोन्स। यहाँ पे लिखा भी है कि किडनी स्टोन को शैटर कर सकते हैं हम लेजर एनर्जी के थ्रू, और फिर वो अपने आप नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। फिर है हमारा एंडोस्कोपी। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि अगर कोई अंदरूनी चोट जिसे हम बोलते हैं, अंदरूनी चोट जैसे हम बोलते हैं, अंदर से ही ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, बाहर से कोई चोट नहीं दिखती लेकिन अंदर काफ़ी चोट होती है, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं थ्रू एंडोस्कोपी एंड थ्रू लेज़र। फिर है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स ऑल अबाउट स्किन केयर। ओके, तो इसमें कॉस्मेटिक्स में क्या आता है, रिमूविंग टैटूज। आप इसमें सिंपली भी लिख सकते हैं कि डर्मेटोलॉजी हम उस प्रोसीजर को बोलते हैं, इसमें स्किन केयर के बारे में बताया जाता है कि कैसे
टैटूज रिमूव कर सकते हैं, कैसे बर्थ मार्क्स रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड हेयर्स रिमूव कर सकते हैं, कैसे डैमेज स्किन को हम हटा सकते हैं। अगर इनके अलग अलग नाम याद ना रहे, जैसे रीसरफेसिंग, कॉस्मेटिक एंड वैस्कुलर लीजन, तो आप इसको साथ में भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करके, या फिर कैसे भी, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, कॉस्मेटिक्स में हम टैटूज को रिमूव कर सकते हैं, हम बर्थ मार्क्स को रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड हेयर्स, आप हेयर्स रिमूवल सर्जरी जो होती हैं, आपको एज यू नो कि आजकल वो लेज़र के थ्रू ही हो सकती हैं। आप जब आप नहीं चाहते कि आपके किसी भी स्किन पार्ट पे मतलब कोई बाल रहें, ठीक है। पिगमेंटेशन भी आजकल लेज़र के थ्रू ही ठीक हो सकती है, ठीक है। इट्स रियली बेनिफिशियल इन डर्मेटोलॉजी। लेज़र का तो बहुत ही यूज़ होता है स्किन के फील्ड में। ओके, फिर आता है रीसरफेसिंग। रीसरफेसिंग यानी कि जब हमारे एक्ने स्कार्स होते हैं, यानी कि जब एक्ने ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी हद तक निशान रह जाते हैं, तो हम उसको स्किन को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जो वो डैमेज स्किन है हम उसको रिमूव कर सकते हैं थ्रू लेज़र। तो उसको बोलते हैं रीसरफेसिंग, यानी कि रिमूविंग डैमेज स्किन लेयर टू रिड्यूस रिंकल्स और एक्ने स्कार। रिंकल्स कम कर सकते हैं हम, एक्ने स्कार्स हटा सकते हैं बाय डूइंग रीसरफेसिंग। देन हियर इट कम्स वेस्कुलर लीजन्स, यानी कि स्पाइडर वीन्स होती हैं, उसको हम श्रिंक कर सकते हैं थ्रू लेज़र। देन इट here comes डेंटिस्ट्री, कैविटी प्रेप, यानी कि वही या तो अगर आपका कोई दांत खराब है, उस पर कीड़ा लग गया है, तो आप उसको हटवा सकते हैं। अगर आपको फुलफिलिंग मतलब उसके जब आपका कोई जैसे कोई जाड़ है वो खराब हो गया, उस पर कीड़ा लग गया है, तो उसको हटाया जाता है, देन उसकी जगह पर या तो कुछ पेस्ट टाइप का कस देते हैं, या फिर उसको फिल कर देते हैं। तो दैट कैन बी रियली बेनिफिशियल इफ़ यू डू इट विथ लेज़र। ओके, एंड आपको कोई इसमें ऑफ्टन विदाउट द नीड फॉर नॉइजी ड्रिल्स, आपको कोई ड्रिल विल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी हो सकता है। गम डिजीज, यानी कि जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी गम डिजीज़ भी हो सकते हैं, तो वो साथ के साथ बैक्टीरिया भी ख़त्म कर देता है और इन्फेक्टेड टिश्यूज़ भी रिमूव कर देता है। जब आप डीप क्लीनिंग होती है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ का भी खतरा होता है। तो लेज़र के थ्रू इस चीज़ का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है या फिर ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। टीथ वाइटनिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो टीथ वाइटनिंग में जो ब्लीचिंग जेल होता है आपके दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए, उसमें जो ब्लीचिंग जेल होता है आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं टीथ वाइटनिंग प्रोसेस में। लेज़र के थ्रू आप उसको एक्टिवेट करेंगे एंड देन आपका जो है टीथ वाइटनिंग हो सकती है। Then here comes advantages and disadvantages of this. Advantages and disadvantages क्या हो सकते हैं, वही सब हाई प्रिसीजन। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो इसके सेम ही है, तो आप को याद रहेंगे और आप बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके लिख सकते हो। और अगर आप हर क्वेश्चन के लास्ट में इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखो तो दैट कैन बी रियली बेनिफिशियल एंड यू कैन गेन रियली गुड मार्क्स। सो हाई प्रिसीजन में क्या होता है, हाई प्रिसीजन वही अगर आप सिंगल सेल के ऊपर चाहते हो तो सिंगल सेल के ऊपर भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आपके बाकी के हिस्से और डेलिकेट एरियाज में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कुछ भी उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो लेज़र के थ्रू ये डिसएडवांटेज आपको मिलती है। फिर आता है ब्लड लेस सर्जरी, यानी कि कोई ब्लड बिना निकले, बिना ब्लड लॉस हुए आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। इट्स रियली बेनिफिशियल, यू नो। So bloodless surgery, it's also an advantage. Reduce infection. As you know, high temperature laser beam naturally sterilize the area, यानी कि वो अपने आप ही उसको साफ करके रखती है और बैक्टीरिया को मार देती है, वायरसेस को, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन होने के जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर कोई होता ही नहीं है। तो लेज़र इट्स रियली बेनिफिशियल, यू नो। फास्टर रिकवरी, ठीक है। इस लेज़र के आप जैसे जानते हो स्वेलिंग कम होती है, शॉर्टर हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल में जब आपको पता है कि फास्टर रिकवरी हो जाएगी तो आपको ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कट लगता है और लेज़र के थ्रू साथ के साथ वो सील भी हो जाता
सकता है। तो इसकी वजह से ना तो ज़्यादा कोई ब्लड लॉस होगा और आपको साथ के साथ ट्रीटमेंट भी मिल गया है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट आपको तुरंत के तुरंत मिल रहा है। तो उस चीज़ की वजह से रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाएगी, कोई स्वेलिंग नहीं होगी, आसपास के जो टिश्यूज़ हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक आपका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, और कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और आपकी जल्दी छुट्टी हो सकती है। देन हियर इट कम्स डिसएडवांटेजेस। वही है कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, लेज़र के थ्रू जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी नेचुरली कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है। सेफ्टी रिस्क कि बोथ द पेशेंट मस्ट वेयर स्पेशल गॉगल्स टू प्रिवेंट परमानेंट आई डैमेजेस। एज यू नो लेज़र्स आर रियली पावरफुल। तो जो जो पेशेंट है और जो डॉक्टर भी है, उन दोनों को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वे स्पेशल गॉगल्स लगाएं जिनके थ्रू आप लेज़र डायरेक्ट ना देखें, तो उस आपकी आंखों पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। तो उसकी वजह से सेफ्टी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है लेज़र। तो अगर आप अच्छे से चीज़ों को फॉलो करेंगे, उसके रूल्स फॉलो करेंगे, तो इट्स ओनली देयर आर ओनली बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स। ठीक है। ट्रेनिंग होनी चाहिए डॉक्टर्स की इस चीज़ के ऊपर। लिमिटेड यूज़, लेज़र कैन नॉट बी यूज फॉर एवरी टाइप ऑफ सर्जरी। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, वेव लेंथ डिसाइड करती है उसकी, कि वो कैसे कैसे टिश्यूज़ के साथ, कैसे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बिहेव करेगी। तो हर कोई लेज़र, कि जैसे CO2 लेज़र है, तो आप CO2 लेज़र से सारे काम नहीं कर सकते। CO2 स्पेसिफिक काम करेगी, एंटीयाक स्पेसिफिक काम करेगी, होल्मियम याक स्पेसिफिक काम करेगी। सबके स्पेसिफिक वेव लेंथ और उनके स्पेसिफिक डिफरेंट काम है। ठीक है। और ट्रेनिंग होनी चाहिए डॉक्टर्स की। वही लिमिटेड यूज़ होता है, हर कोई लेज़र हर किसी उसमें यूज़ नहीं हो सकती। रिपीटेड सेशन होता है। For some treatments like hair or tattoo removal, multiple sessions are required to see results. As you all know कि even skin related problems भी अगर आपको है, तो आपको बार बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको बार बार उस प्रोसीजर के थ्रू, डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू या फिर जाना पड़ता है। अगर आपको टैटू भी रिमूव करवाना है तो आपको कई बार जाना पड़ता है। तो दैट कैन बी डिसएडवांटेजेस। थोड़ा सा बार बार होने वाला प्रोसेस है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। So that's all for the total video, and we will discuss about all the remaining topics of unit 5 in the part 2 of this unit, and that will be coming soon. So stay tuned and thanks for watching.